हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं और बड़े मज़े में स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लास्ट का 2 लेक्चर देख लिए थे, इंट्रोडक्शन और फिर हाइजेंस प्रिंसिपल कायदे से देख लिए थे। हाइजेंस प्रिंसिपल बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें खास करके हाइजेंस प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स थे उसमें 2 पॉइंट्स याद रखना है बोर्ड के बेसिस पर, और बोर्ड के बेसिस पर 2 चीज़ें याद रखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो प्रूव किए थे वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, वो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे आप एकदम से हाइजेन कर लेंगे। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल को हाइजेन कर लेंगे आप, हमेशा ये हमें ध्यान में रहे आपका, राइट। तो हरे कृष्णा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज वेव ऑप्टिक्स का हमारा अगला लेक्चर है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव। सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव को जानने वाले हैं आज के लेक्चर में, लेकिन उससे पहले हम वेव के बारे में कुछ चीजें आपको बता दें। वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं साउंड वेव में सारी चीजों को डील कर चुके हैं, लेकिन इनके अलावा भी हम आज पढ़ेंगे वो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा बताएंगे, आपको फिर से रिमाइंड करवाएंगे कि क्या होता है वेव के साथ रिलेटेड वो सारी चीज़ें, टर्म्स। तो वेव से रिलेटेड सारी टर्म्स को हम लोग आज एक बार फिर से देखेंगे। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का वैसे टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आज का ये लेक्चर है, ये हमारा हेडिंग है। लेकिन इस हेडिंग को जानने से पहले, ठीक है, हम लोग वेव के बारे में कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जिसे हम डील कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिमाइंड हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। तो टर्म्स रिलेटेड टू वेव, टर्म्स रिलेटेड टू वेव मीडिया। वेव मीडिया से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। ये टर्म्स कौन कौन है तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, भले अभी याद नहीं आ रहा हो। तो सबसे पहले वेव लेते हैं, वेव का इक्वेशन ऑफ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव सबसे पहले लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन वेव का इक्वेशन क्या होता है जल्दी से बताएं आप लोग। y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये था वेव का इक्वेशन, जिसमें y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑन y एक्सिस, a क्या है एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अभी जानेंगे a को, आप जानते हैं फिर भी, साइन, और ये ओमेगा टी क्या है एंगुलर फंक्शन है। एंगुलर फंक्शन किसी भी वेव का वो टर्म है जो कि उस वेव के बारे में सारा डिटेल्स दे, उसे कहते हैं हम लोग एंगुलर फंक्शन। तो ये है एंगुलर फंक्शन, मतलब ये चीज ना उस वेव के बारे में सारा डिटेल्स देता है हमें, राइट। ओके, अब इंडिविजुअली इन सारे टर्म्स को जानेंगे। y को जानेंगे, a को जानेंगे, w को जानेंगे, t को जानेंगे, k को जानेंगे, x को जानेंगे। ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो ये इस टर्म को आप नोट करें। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। y क्या है? y है मीडियम का डिस्प्लेसमेंट, मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में, जिससे वो SHM करता है। ऐसे वेव चलता है ना, ऐसे वेव चलता है, तो ये SHM जो करता है ऊपर नीचे। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ नोट कर लें आप बताएं। साइन के टर्म में है तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस इधर। तो इसका साइन का ग्राफ है, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कुछ यूं ऐसे ऐसे, ये इसका ग्राफ हो गया। इस वेव का इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। ओके, अब हम डील कर रहे हैं y तो हो गए, समझ गए, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, a क्या है? a को कहते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। तो हम लोग इसे आप नोट करके मिटाएं और हम यहां लिखते हैं पहला टर्म एम्पलीट्यूड। तो पहला टर्म एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है तो लिखते हैं हम छोटे से एकदम जल्दी से एम्पलीट्यूड। हालांकि ये सब चीज हमें बताना नहीं चाहिए क्योंकि 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रिमाइंड करने के लिए ये टर्म बता दे रहे हैं आपको। एम्पलीट्यूड क्या है? तो ये मीडियम पार्टिकल जो है, मीडियम पार्टिकल का ओरिजिन से, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन
ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। अगर ये वेव है, कुछ यूं वेव है ऐसे, तो ये होगा उसका क्या, एम्पलीट्यूड। और ए से स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस पर मीडियम पार्टिकल का ओरिजिन से मिड पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। इसे आप नोट करें जल्दी से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मिड पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड टर्म पहला हो गया, ये टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मिटाऊं बच्चों। दूसरा टर्म एम्पलीट्यूड के बाद वेवलेंथ, दूसरा टर्म हो गया वेवलेंथ क्या होता है, ये एक बार और फिर से जान लें आप। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ये क्या होता है इस चीज को जान लें हम। वेवलेंथ होता क्या है, वेव का लेंथ, मतलब एक कंप्लीट वेव के बीच के लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, राइट। तो ये वेव, कंप्लीट वेव ये हुआ, एक ओरिजिन से स्टार्ट हुआ फिर ओरिजिन आ गया। या फिर ये देखें यहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का डिस्टेंस, या फिर यहां से इनके बीच एक वेव कंप्लीट हो गया। एक वेव कंप्लीट होने के बीच देखिए, एक बार ऊपर गया फिर ओरिजिन पर, फिर नीचे गया फिर ओरिजिन पर, एक वेव, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल में जो लेंथ होता है वही वेवलेंथ होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेवलेंथ, या ऐसे कहो ये क्रेस्ट कहते हैं इसे। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्या, क्रेस्ट, या इसे क्या कहते हैं इस पॉइंट को, टाउ। अरे बहुत अच्छे से आप जानते हैं टाउ, टू क्रेस्ट एंड टू टाउ, इनके बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा होगा। क्रेस्ट एंड टाउ इज known as wavelength, और ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ, या द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ बिटवीन ए वेव, एक कंप्लीट वेव इज वेवलेंथ। ठीक है, बहुत सारे टर्म से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं, डेफिनेशन इसका दे सकते हैं। तो एकदम शॉर्टली हम आपको समझाते जा रहे हैं। ये हो गया वेवलेंथ एक, ठीक है। वेवलेंथ के बाद अगला टर्म आता है क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी। डायग्राम बना लें, यही डायग्राम सेम, और लैम्डा दिखा दें। तो अगला टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पहले हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड देखते हैं क्या होता है बच्चों। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली टी से। ये टाइम पीरियड क्या होता है कि एक बार वेव ऊपर गया, फिर ओरिजिन पर आया, फिर नीचे गया, फिर ओरिजिन पर आया, एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम मीडियम पार्टिकल को लगे वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, राइट। मतलब टाइम टेकन बाय द मीडियम पार्टिकल, आप खुद बताएं आप, पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में इज नोन एज टाइम पीरियड, या इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, नोन एज टाइम पीरियड। तो वो क्या कहलाता है बच्चों,
टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को आप जान गए कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बहुत अच्छे से जानने के बाद आप इसे देखें, एक ऑसिलेशन पूरा करना मतलब एक ये ओरिजिन पर है, ये मिड पॉइंट है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब यहां से गया ऊपर गया फिर नीचे आया मिड पॉइंट पर, फिर मिड पॉइंट पर आ गया, फिर नीचे गया, ये देखिए नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगे वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ओके बच्चों, एक चीज, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां देख लें, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करता है बच्चों, ये हो गया यहां से यहां एंगुलर डिस्टेंस पाई, फिर यहां से यहां तक एंगुलर डिस्टेंस पाई, टोटल कितना हो गया 2 पाई। तो ये हो गया एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 2 पाई बाय स्पीड, और स्पीड क्या, एंगुलर स्पीड, ठीक है, बाय ओमेगा। तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्या फिर से एक बार बताऊं, टाइम पीरियड वो टाइम है जो मीडियम पार्टिकल को एक ऑसिलेशन को पूरा करने में टाइम लगता है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, राइट। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो टोटल ट्रेवल करता है वो यहां से यहां पाई, फिर पाई 2 पाई, तो डिस्टेंस, और फिर जो सर्कुलेशन मोशन में सर्कल में घूमता है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो स्पीड एंगुलर हो गया, तो 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। नेक्स्ट टर्म हमारा ओमेगा है, कंफ्यूजन होगा ओमेगा में, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हम लिखते हैं ओमेगा, इससे मिटाओ बच्चों। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा ओमेगा। ओमेगा क्या होता है उसे जाने आप, इसे मिटाओ। वेवलेंथ भी हो गया था, वेवलेंथ भी मिटाओ, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नेक्स्ट, या फिर इसे ना एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि एक ही नाम है इसका, मतलब एक ही चीज है दोनों, एंगुलर वेलोसिटी कहूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहूं, दोनों को हम ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर स्पीड। ये होता है कि जिस स्पीड के साथ वेव एसएचएम कर रहा हो वो उसका एंगुलर स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, द स्पीड ऑफ मीडियम पार्टिकल to perform SHM is known as क्या बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइन। तो फिर से अगर ओमेगा पूछे मेरे से कि ओमेगा क्या होगा, तो फिर ओमेगा देखिए ध्यान से, ये वेव मीडिया रहा, ये वेव हो गया, ठीक है। तो जिस स्पीड से ये ऊपर जाता है, फिर मिड पॉइंट पर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर मिड पॉइंट पे आता है, जिस स्पीड से ऐसा करता है वो उसका एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, राइट। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय टाइम। और सेम चीज तो यहां भी किए हैं, सेम चीज ही। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, एंगुलर डिस्टेंस यहां से यहां, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें देखना होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंगल में एक ही है। तो यहां से यहां हो गया पाई और यहां से यहां हो गया 2 पाई, इसलिए तो ये पाई कहते हैं और इसे 2 पाई कहते हैं हम। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टी। टाइम पीरियड देखो ना, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया क्या, और जो एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड टी। तो ये हो गया एंगुलर स्पीड 2 पाई बाई टी, या इसे हम ये बस आप यहां तक जाने, ठीक है। ये होता है टाइम पीरियड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे प्लीज आप लोग अच्छे से इसे याद रखें, ओमेगा का
वैल्यू को, ठीक है, 2π/t, ठीक ना। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जानने के बाद जो टर्म बचा है वो है फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं, नीचे मिटाऊं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी इसी एंगुलर टर्म के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पे हेडिंग डालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों इसे एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कई बुक एफ से करता है, कभी एन से करता है, कोई और न्यू से करता है। ये 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबिलिटीज होता है बुक में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों कि 1 सेकेंड में टाइम अगर 1 सेकेंड दे दे, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी बार ये वेव ऊपर नीचे एसएचएम करता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब कहते हैं मोर फ्रीक्वेंट है, मतलब 1 सेकेंड में ज्यादा ऊपर नीचे होता है। अगर हम बोलें कि फ्रीक्वेंसी कम है तो एक कम फ्रीक्वेंसी कम है, ये कम फ्रीक्वेंट है, लेस फ्रीक्वेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब ऊपर नीचे एसएचएम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड भी कह सकते हैं, सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ज। कैसा होता है यूनिट क्या होता है बच्चों, इसका यूनिट इसका होता है हर्ज और शॉर्ट में HZ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला निकालें, फॉर्मूला कैसे निकालें, तो 1 सेकेंड में तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड 1/t, पर सेकेंड 1/t, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या आया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था बच्चों क्या, t = 2π/ω, 2π/ω, यह आया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू यहां पे रख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 1/t का क्या रख दें 2π/ω, और ओमेगा नीचे जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जैसे ही जाएगा तो ω/2π, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, क्या ω/2π। बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप, ω/2π ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, ओके। तो 1/t हो गया क्या फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखो बच्चों, क्या इसे हम इस फॉर्म को ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2π × 1/t, और 1/t को क्या लिखेंगे, 1/t को f। तो ये ओमेगा का एक और फॉर्मूला आ गया, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इसको अलग से लिख देते हैं, ओमेगा = 2πf, ये 2πf, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम 5 स्टार डालेंगे, इसे हम 5 स्टार देंगे, 5 स्टार, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। या फिर यहां पे एक चीज देखें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जनरल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इनमें रिलेशन भी है आपस में, ठीक है। आप इस चीज को बड़े ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। ओमेगा वैल्यू आ गया। अब देखिए y = a sin ω t + kx, ठीक है। यहां पे ओमेगा ये और कोई नहीं, यही ओमेगा है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर लिए, इसको कर लिए, अब ओमेगा भी हो गया। t इज टाइम एट एनी पॉइंट, ठीक है, t टाइम है जनरल पॉइंट पर, राइट। अब k को हम लोग जानते हैं, तो ये चीजों को आप जान गए। हम k को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, k क्या है, ठीक है। तो ऊपर मिटाओ, तो k क्या है, k भी आप अच्छे से जानते हैं। k क्या होता है, k को कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर भी कहते हैं हम इसे, k को प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर भी कहते हैं, ठीक है। k क्या है बच्चों, k को कहते हैं वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है बच्चों, k का वैल्यू होता है 2π/λ, इसका वैल्यू होता है 2π/λ। बस इतना सा याद रखेंगे आप। k को क्या कहते हैं, वेव नंबर या वेव कांस्टेंट, जिसे हम 2π/λ, इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। बहुत अच्छे से याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इनफैक्ट याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। अगर ये सब चीज़ भूल गए तो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ने लायक ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखें। एंगुलर वेव नंबर हो गया,
और टर्म आपको जो परेशान करेगा वो टर्म है क्या, इंटेंसिटी। एक टर्म इंटेंसिटी भी आपको बता देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं बच्चों। इंटेंसिटी को भी एक छोटा सा हम थोड़ा सा इंटेंसिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी, क्योंकि कुछ कुछ टर्म, छोटा छोटा टर्म अगर हम डिस्कस कर लेंगे ना अभी, तो फिर हमें बहुत मजा आएगा। इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, किससे, आई से। इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इंटेंसिटी वैसे होता क्या है, ऐसे होता है इंटेंसिटी आई इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये होता है इंटेंसिटी, राइट। लेकिन साउंड वेव में हम इंटेंसिटी आपको बताए हुए थे, वेव में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था क्या, आई इक्वल टू, हाँ किसी को याद हो अगर, 2 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर रो स्क्वायर और क्या था, ए स्क्वायर, ये था इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था साउंड वेव में। आप देख लीजिएगा कॉपी, उसमें फॉर्मूला हम डेरिवेशन किए हुए हैं किस तरह से आया है। तो ये फॉर्मूला था इंटेंसिटी का। ओके बच्चों, एक चीज, एक टर्म आपको परेशान करेगा यहां पे काफी ज्यादा, कोहेरेंट सोर्स। क्या, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स परेशान करेगा, ये नाम काफी ज्यादा परेशान करेगा। कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं बच्चों, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये देखिए, देखिए 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, अगर मीडियम ठीक है, मीडियम सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो वीवी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड्स, वेलोसिटी ऑफ वेव सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम अगर सेम है तो वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था डेरिवेशन में, आपको याद होगा, E बाय डी। डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मीडियम सेम तो डेंसिटी सेम, इसलिए V सेम, राइट। तो V कांस्टेंट, रो मीडियम जो सेम है, रो कांस्टेंट, वही डेंसिटी हुआ रो, यही तो डेंसिटी हुआ रो, रो कांस्टेंट तो रो भी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का, राइट। तो अगर ये सारा चीज कांस्टेंट है तो वो कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स क्या है, जिस वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, वो कोहेरेंट सोर्स है। समझ में आ गया कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। ओके, तो कोहेरेंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो इक्वल टू समथिंग के, समथिंग के क्या, यही है के का वैल्यू यही है, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और इंटेंसिटी ही नहीं बल्कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन भी आ गया, काफी, हरे कृष्णा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन भी है, राइट। तो आप इस चीजों को भी इन चीजों को भी जाने, कोहेरेंट सोर्स को आप जान गए अच्छे से क्या होता है। एक टर्म आपको आएगा बच्चों, मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये सब आएगा, ये सब आएगा टर्म, इसलिए हम अभी बता रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। एक टर्म आएगा मोनोक्रोमैटिक लाइट, जिसे ये सब चीज परेशान कर सकता है, टेक्निकल टर्म है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या होता है हाँ। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। फिर से मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ के अगर लैम्डा कांस्टेंट रहे, लैम्डा नो चेंज, लैम्डा नो चेंज, अगर चेंज नहीं हो तो वो क्या है, मोनोक्रोमैटिक है। क्या है वो, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है। तो ये चीज आप, बहुत छोटा छोटा टर्म है लेकिन आपको जानना जरूरी है। कोहेरेंट सोर्स जिसमें वेलोसिटी और डेंसिटी कांस्टेंट हो वो कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। ओके, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, वे लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। ओके, कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, राइट। ओके, तो ये सात छोटा छोटा टर्म है जो आप जान गए। और भी हम एक दो टर्म आपको बताते हैं, इसमें एक और चीज, एक दो चीज, छोटी छोटी चीजें कंप्लीट ही करते हैं, क्योंकि ये अगर आपका स्ट्रांग रहेगा ना तो आपको वेव ऑप्टिक्स में 100 मार्क्स, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और बाकायदा आप कोई भी पेपर देंगे, चाहे जेईई का दें, नीट का दें, बोर्ड का दें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दें, आपका 100% आप सिक्योर करके आएंगे, श्योर, राइट। ओके, नेक्स्ट, अब इसे जानने के बाद देखिए y इक्वल टू वेव का इक्वेशन था a साइन
ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, जो भी हो यहाँ पे वो आप जानते हैं, प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, सब कुछ याद है, सब कुछ पढ़ा दिए हैं यार तुम लोग एकदम से, बहुत बहुत तुम लोग विद्वान हो गए हो। तो ये सब चीज जानने के बाद ओके फाइन। तो यहां पे ये जो टर्म है ये ओमेगा टी माइनस, इसे कहते हैं क्या बच्चों, एंगुलर फंक्शन, एंगुलर फंक्शन, एंगुलर फंक्शन। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे फेज भी कहते हैं, फेज, इसे बच्चों क्या कहते हैं, फेज भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो छोटे से टर्म में हम इसको आपको डील कर देते हैं, एंगुलर फंक्शन क्या है या फेज क्या है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये क्या है, एक छोटे से टर्म में हम करते हैं, ठीक है। एंगुलर फंक्शन इज ए टर्म, एंगुलर फंक्शन इज ए टर्म which gives us all the details about the wave, about the wave। इस वेव y के बारे में सारा डिटेल्स कि वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वेव की टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या है, ठीक है, फेज क्या है, सारा चीज जो टर्म देता हो उस वेव के बारे में वो कहलाता है उसका एंगुलर फंक्शन या फेज। गिव्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द वेव, राइट, समझ में आ गया, ओके। अब यहां पे k को जान गए, x क्या है, तो x है पाथ डिफरेंस या पाथ, ठीक है, इसे डेल्टा x से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन चीजों को, एक फिगर से देखते हैं चीजों को, ये हटाते हैं बच्चों। एंगुलर फंक्शन यहां पे एक चीज नोट कर लें, एंगुलर फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, यहां प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस के एक्स, ये हो गया एंगुलर फंक्शन, ठीक है, ओके। अब ये तो सिंगल वेव की बात की है, अगर दो वेव ले, ठीक है, एक ये सोर्स लेते हैं, सोर्स यहां से एक वेव निकल रहा होगा, ठीक है, और दूसरा सोर्स ये S2 यहां से वेव निकल रहा होगा, ये जो वेव निकल रहा है ऐसे, और ये जो वेव निकल रहा है ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट P पर कहीं दोनों जाके मिक्स होगा, ठीक है, ये एक वेव हो गया ऐसे और ये एक वेव हो गया ऐसे। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना बच्चों, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, दिख भी रहा है, ठीक है, दो वेव है, राइट, एक यहां से ये सोर्स से x1 डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर, और ये x2 डिस्टेंस पर है, राइट, ये x1 डिस्टेंस से x1 डिस्टेंस थोड़ा कम कर लेते हैं, इसलिए सोर्स को हम यहां ले आते हैं, ये x1 डिस्टेंस में है और ये x2 डिस्टेंस है, और एकदम क्लियर है, दिख रहा है हमें कि क्या x2 ग्रेटर देन है x1। अब यहां से जो ये वेव निकलेगा, सब कुछ सेम कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है, तो यहां पे वेव होगा, ये y1 मान लो, ये y1 वेव और ये y2 वेव, तो y1 वेव जो है मान लो वो है a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx, राइट, kx1 क्योंकि x1 डिस्टेंस पर है p पॉइंट, और ये जो वेव है y2, यहां से y2 क्या हो जाएगा बच्चों, a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2 हो गया। प्लस का मतलब है कि x पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, और माइनस अगर रहता तो क्या होता, माइनस x एक्सिस में चल रहा है, राइट, ओके। तो ये दो वेव हो गया बच्चों। अगर यहां पे आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, ये x1 डिस्टेंस पर है इसलिए x1 ये पाथ हो गया, और ये x2 डिस्टेंस पाथ पर है इसलिए ये x2 यहां पे हो गया, ठीक है। अगर यहां पे हम फेज यहां तो फेज दोनों है, दो फेज है, तो यहां पे जब भी कंपैरिजन करेंगे क्या निकलेगा, फेज डिफरेंस, ओके। यहां पे फेज डिफरेंस, इसे मान लेते हैं बच्चों क्या, φ1, इसे मान लें आप φ1, और इसे मान लें आप φ2।
तो बड़ा कौन है? ऑब्वियसली KX2 बड़ा है, इसलिए फेज 2 बड़ा होगा और फेज 1 कम होगा क्योंकि X1 कम है, राइट। तो अब यहां पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई अगर कैलकुलेट करना हो तो यहां पे बड़े आसानी से डेल्टा फाई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बड़ा कौन है? फेज 2, तो फाई 2 इक्वल टू फाई 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? KX फेज 2 क्या है? ओमेगा टी प्लस KX2 माइनस फेज 1 क्या है? ओमेगा टी प्लस KX1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा टी प्लस KX2 माइनस ओमेगा टी माइनस KX1, ओमेगा टी कैंसिल, क्या हो गया? K कॉमन ले लिया तो X2 माइनस X1, और ये ये फेज डिफरेंस आ गया, ये डेल्टा फाई, और ये आ गया। अब यहां X2 माइनस X1 इज पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फेज इक्वल टू K डेल्टा X, और ये आप जानते हैं। तो ये फेज डिफरेंस आया। अब डेल्टा X पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव है, राइट। तो ये चीज, ये फेज डिफरेंस में, और ये पाथ डिफरेंस। यहां पे डेल्टा X क्या है? डेल्टा X इज पाथ डिफरेंस। ओके, होना भी चाहिए था। ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो पाथ डिफरेंस है, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस आ गया, चाहे पाथ डिफरेंस हो, जो भी टर्म आएगा पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ, तो ये जो भी आएगा पाथ डिफरेंस वो लैम्डा के टर्म में आएगा। इट विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस हमेशा ही लैम्डा के टर्म में आएगा, चाहे लैम्डा हो जाए, लैम्डा बाय 2 हो जाए, 5 लैम्डा हो जाए, 4 लैम्डा हो जाए, 5 लैम्डा बाय 3 हो जाए, 7 लैम्डा बाय 4 हो जाए, जो भी आए, लेकिन ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के बाय 2 के टर्म में ही होगा, राइट। तो चीजें समझ में आ रही है? एक एग्जांपल बता देते हैं हम कैसे। कैसे बच्चों? मान लो बच्चों कि ये एक सोर्स है S1 और यहां से ये डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है जहां पर सुपर इंपोज कर रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है। ये है मान लो 6 सेंटीमीटर, और ये है बच्चों मान लो यहां से यहां 8 सेंटीमीटर। ओके, तो एक वेव जो ये y1 चल रहा है, इस y1 जो चल रहा है, y1 दिख रहा है क्या? ये y1 अगर चल रहा है, y1 इसका मान लो a साइन ओमेगा टी प्लस KX1 कुछ है, और इसका वेवलेंथ है λ1, और λ1 का 2 सेंटीमीटर इसका वेवलेंथ है। तो यहां पे 2 सेंटीमीटर का वेवलेंथ, तो ये हो गया यहां से यहां 2 4 2 6 ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया 7 सेंटीमीटर कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। देखो कैसे बच्चों, यहां से यहां एक वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये 6 का 2 का हाफ 1 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहां पे और यहां पे जो वेवलेंथ है वो भी 2 सेंटीमीटर का है। वेवलेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर का वेवलेंथ चल रहा है। तो यहां पे 1 2 3 4, तो देखिए यहां पे कितना, यहां पे एक 7 सेंटीमीटर का, एक यहां पे एक पहुंच रहा है क्या, 2 लैम्डा का आधा, λ/2, और ये पूरा 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस यहां पे जो आया क्या हो जाएगा, 8 - 7 दैट इज 1 सेंटीमीटर। दैट इज 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, लैम्डा कितने का है, 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, λ/2 का। तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। तो यहां पे डेल्टा एक्स कितना है बच्चों, डेल्टा एक्स λ/2। जब भी आएगा लैम्डा के टर्म में ही आएगा, आप सोच लें, जब भी आएगा लैम्डा के टर्म में ही आएगा। पाथ डिफरेंस जब भी आएगा लैम्डा के टर्म में ही होगा, चाहे λ/2 हो जाए, 5 λ/3 हो जाए, कुछ भी एग्जांपल लेकर आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो पाथ डिफरेंस, आई थिंक कि पाथ डिफरेंस भी आप बहुत अच्छे से कायदे से जान लिए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई टर्म बच गया हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा हो, तो आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में जाके, हम फिर आपको वो टर्म डील कर देंगे। तो ऑलमोस्ट वेव के बारे में, वेव अभी सुपर इंपोजिशन स्टार्ट भी नहीं किए हम,
नहीं किए ना। और वेव किस रिलेटेड सारी चीजें हम जान गए, बेसिक चीजें। अब वेव पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो वेव के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो स्टार्टिंग में हम बोले थे आज के लेक्चर में कि आज का टॉपिक हमारा ये है। ओके बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन तक ही आज रहेंगे हम, ठीक है। तो हेडिंग डालें जल्दी से सारे बच्चे, इसे नोट करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन या सुपरपोजिशन एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। जैसे राधा और कृष्ण अलग नहीं है ना, वैसे ये दोनों भी आपस में अलग नहीं है। तो बोलो राधे राधे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन क्या होता है, जल्दी से आप बताएं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप खुद बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। जय महाकाल, अरे कुछ भी बोल दिया, सही है। चलो देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब सुपरपोजिशन कैसे बताएं, मिलना। सुपरपोजिशन मतलब मिलना। अब मिलना मतलब दो दिलों का मिलना नहीं, दो वेव का मिलना। दो वेव का मिलना सुपरपोजिशन कहलाता है। किस तरह से मिलना, देखिए ध्यान से। हाँ, इसमें रूल भी है, इसका अपना रूल है कैसे मिलेगा, राइट। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखते हैं। दो सोर्स, ये S1 और ये एक सोर्स S2, दो सोर्स ले लिया। ये एक वेव छोड़ रहा है रू 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 टू, ये एक वेव छोड़ रहा है रू 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 टू। ये पॉइंट ये वेव जिस पॉइंट पर मिला, यहां से ना एक नया वेव निकलेगा, एक नया वेव निकलेगा, राइट। ये है इंडिविजुअल वेव, S1 और S2 से इंडिविजुअल वेव। इसे मान लो Y1 और इसे मान लो Y2, और ये डायरेक्शन भी होता है, इसलिए Y1 और ये Y2। और यहां से मिलता है दोनों, जब ये दोनों जब आपस में मिलता है तो एक नया वेव बनाता है। ये नया वेव, ये Y नेट मतलब टोटल नया वेव, ठीक है। इसे रिजल्टेंट वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेव। ये जो वेव बना, इस वेव को कहते हैं रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। अब सारा चीज हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव है। रिजल्ट वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या कहना है, ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना है कि जो रिजल्टेंट वेव का जो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा, y एक्सिस में SHM कर रहा है तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही ना, बोलो ना। हाँ, तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम पार्टिकल का, वो जो होगा वही नेट होगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना है कि रिजल्टेंट वेव का जो y एक्सिस प्लस y एक्सिस पर नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो इंडिविजुअल वेव का वेक्टर का सम होगा। पर सम होगा ऐसे वाला नहीं, 2 + 2 4 होता है वो वाला सम नहीं, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम समझ में आ रहा होगा, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम होगा, राइट। मतलब y नेट जो होगा वो y1 प्लस Y2 इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत छोटा सा चीज, ठीक है। इसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे हम। तो डायग्राम पहले बना दिए, स्टेटमेंट बाद में। स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले आप स्टेटमेंट लिखिएगा फिर डायग्राम। ओके, when two wave mixed to each other then the displacement of resultant wave
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज द वेक्टर सम of displacement of individual wave। एकदम वही स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट आप ऊपर देखे, अभी डायग्राम जिस स्टेटमेंट का बना हुआ है वही स्टेटमेंट भी है। जब दो वेव, व्हेन टू वेव मिक्स्ड इच अदर, यहां मिक्स्ड हो रहा है, मिक्स इच अदर, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का, इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का, यही चीज, ये टर्म, ठीक है। तो यही है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जानने के बाद इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 11th में भी हमने बताया था इसका एप्लीकेशन, ठीक है। इसका कई एप्लीकेशन होते हैं, 4 एप्लीकेशन हमने आपको बताया था, चारों को इंडिविजुअली पढ़ाए थे हम, याद होगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप 12th में वेव ऑप्टिक्स के सिलेबस में सिर्फ एक है, होता 4 है। पहला था इंटरफेरेंस, दूसरा था स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, तीसरा था बीट्स। साउंड वेव की बात कर रहे हैं, जब वेव को हम साउंड को एक वेव की तरह ट्रीट करते थे तो 4 एप्लीकेशन था, राइट। और यहां पे एक ही एप्लीकेशन है, क्या? इंटरफेरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन क्या? इंटरफेरेंस। और बच्चों मैं बता नहीं सकता हूं कि ये टर्म जो है इंटरफेरेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स के लिए, गारंटी। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, क्या बच्चों? इंटरफेरेंस। तो इसका एप्लीकेशन आज है, एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 स्टार एप्लीकेशन इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। आज हालांकि नहीं पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक में इंटरफेरेंस हम स्टार्ट करेंगे। आपसे एक बार और गुजारिश है कि आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 2 वेव हुआ था ऐसे ऐसे ये इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेरेंस का पढ़ेंगे। तो आज बेसिक सब चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर आपको बहुत मदद करेगा इंटरफेरेंस को पढ़ने में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, थैंक यू।